Hello everyone, I am SP Dandayat from Kendriya Vidyalaya Jamai, TGT Social Study, MA Net and History. And very important thing is that today we are going to learn about the world history, the chapter first, the French Revolution. But before begin, we all must know about that the world history is the not only a history of the world of the modern world is not simply a story of the unfolding of freedom and democracy. It has also been a story of violence and tyranny, death and destruction. सो बहुत फन मिलने वाला है, बहुत इन्जॉय मिलने वाला है। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे आज, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और मैं बताना भी चाहूँगा आपको कि हम उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन देने से पहले एक ग्लांस के रूप में आपको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझाऊँ। इन 1789, one of the most significant date in history, famous for the revolution in France with cries of liberty, equality and fraternity। ये मैंने फ्रांसीस में कुछ बोला है, अगर इनके जो वर्ड हैं अगर हम इनको देखना चाहें तो उनको हम कहेंगे लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। टुडे वी हैव ऑफन टेक the ideas of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a story. By looking at the French Revolution, we will read a small part of the history. The French Revolutions led to the end of the monarchy in France. A society based on privilege gave way to a new system of governance. The Declaration of the Right of Man during the revolution announced the coming of a new time। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ाता चलूँगा और थोड़ा थोड़ा आपको हिंदी में भी बताऊँगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये जो आइडियाज़ हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इनके 3 आइडियाज़ हैं, लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी, जो पूरे विश्व ने अपनाया है। फ्रांस पहला लोकतंत्र है जिसने डेमोक्रेसी को अपनाया था, और ये बड़ी रोचक कहानी है कि किंगडम से स्टार्ट होकर के, और मतलब जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वापस वहीं तक पहुँच गया, जबकि लोगों ने क्रांति की, बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए। तो किस तरह इन चीज़ों को या किस तरह इन सोसाइटीज़ को इस समय ने प्रभावित किया है। यहाँ जो फ्रांस में एक सोसाइटी थी जिनके प्रिविलेज ने एक रास्ता दिया है गवर्नेंस का नया सिस्टम अपनाने का, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अधिकार को सर्वप्रथम माना इन्होंने, और एक समय में भी ये मानते हैं कि इस क्रांति ने एक नया समय या नया उजाला प्रस्तुत किया फ्रांस के लिए। Then the French Revolution did not just take place in 1789, it actually lasted for another 6 years, with far more violent and momentous events taking place in the years after 1789. However, here we examine the British reaction to the events in France during this famous year. What the British government extremely worried of did they see it as merely a few minor disturbance। यानी हम ये भी देखेंगे इसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका क्या रहा उस समय, और फ्रांस की क्रांति पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या प्रभाव रहा है। या हम ये सीधा सा ये कह सकते हैं क्योंकि उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसका प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर क्या पड़ा है। देखो, हर एक घटना, एवरी इवेंट्स कोरिलेट टू अनदर इवेंट्स, एक दूसरे से संबंध रखती है, एक घटना का संबंध दूसरी घटना के साथ में है। तो किस तरह ये चीज़ें बदलती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
The idea that all individuals had right and could claim equality become part of a new language of politics. फ्रांस की क्रांति से ये एक नई राजनीति का एक नया आइडिया हमारे सामने आया कि जितने भी हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी समानता के लिए भी दावा कर सकते हैं। ये फ्रांस की क्रांति ने लोगों को सिखाया। उसके बाद देखेंगे इसमें दीज नोशंस ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए न्यू एज, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different ways. According to French Revolution, many countries were interpreted and rethought in many different ways according to equality and freedom, because in new age the freedom and the equality become as central idea। यानी किसी सभ्यता का, किसी संस्कृति का या किसी देश का उस समय इक्वलिटी और फ्रीडम एक केंद्रीय विषय बन चुका था। और ये जो फ्रांस की क्रांति है इसका मुख्य केंद्रीय विषय भी यही है। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड आइडिया दैट वर इनोवेटिव एंड ओरिजिनल। अब यहाँ एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ ऐड किए है। अभी हो सकता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हुआ है इंडो चाइना का, अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, दे प्रोड्यूस्ड आइडियाज दैट वर इनोवेटिव एंड ओरिजिनल बट दे स्पोक इन ए लैंग्वेज दैट गेन्ड करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ इस चीज़ को समझने के लिए आप छोड़ देना ताकि आगे चैप्टर्स में हम पढ़ सकें, लेकिन एक आइडिया आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में मैं छोड़ के चल रहा हूँ यहाँ से, कि ताकि हम इसमें डिफरेंस कर सकें कि फ्रांस के साथ चीज़ें कैसी थी और बाकी देशों के साथ चीज़ें कैसे थी। फ्रांस में ऐसा नहीं था कि कोई कॉलोनियल रूल था या ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पे शासन था। फिर ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, और कितना फ़र्क था वहाँ की सोसाइटीज़ में, ये हम इस बातों पे इन पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको बारे में बताना चाहूँगा। जैसे लुकिंग एट प्राइमरी सोर्स मटेरियल फ्रॉम 1789 इंक्लूडिंग ए लंदन न्यूज़पेपर रिपोर्ट। एक लंदन न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कुछ चीज़ें कही गई थी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और कुछ ऑफिशियल और कुछ पर्सनल लेटर्स भी थे जो पेरिस से भेजे गए थे। और you will be asked to assess and investigate the reactions. The significance of 1789 is now well known. आज हम सब जानते हैं कि जो रेवोल्यूशन हुआ 1789 का उसका क्या महत्व था। But did anybody at the time even dare to suggest how important it was? अब हम कुछ एविडेंस के भी ऊपर भी चर्चा करेंगे जो हमें बुक में भी दिया गया है, और हमारा जो मेजर पार्ट होगा वो बुक के ऊपर ही डिपेंड होगा। हम बाहर की चीज़ों पे कम बात करेंगे, मेजर जो बात करेंगे वो चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। इन 1789 इन द वेक ऑफ अर्ली मॉर्निंग was in a state of alarm, rumors spread that the king would open fire upon the citizen. People started gathering and they started breaking a number of government buildings in search of arms. The commander of the Bastille was killed in the armed fight and the prisoners were released. People hated the Bastille as it stood for the despotic power of the king. People protested against the high price of bread. A new chain of events began which led to the execution of the king in France. अब यहाँ हमें ये चीज़ समझनी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको समझना है। ये एक घटना बताई जा रही है इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस के अचानक से लोगों के ये खबर फैल गई कहीं से कि भाई राजा सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। तो पीपल क्या करने लगे, लोगों ने क्या किया,
ताबड़तोड़ मचा दी कि हथियार खोजे जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। तो वहाँ पे एक बास्तिल का दुर्ग था जो राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, है ना। निरंकुशता का मतलब है जैसे वहाँ पर कुछ शस्त्रागार था बास्तिल एक, जहाँ शस्त्र रखे जाते थे और कुछ वहाँ कैदी भी थे। तो ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था कि राजा कितना निरंकुश है, वहाँ के संसाधनों से देख करके, रिसोर्सेज से हम ये पता लगा सकते थे। तो लोगों ने क्या किया, बास्तिल के दुर्ग को जीत लिया और वहाँ के लोगों को रिलीज कर दिया। आफ्टर द ये जो घटना है, ये 14 जुलाई की घटना है। और इस घटना को हम ये मानते हैं कि ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है। यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। फिर लोग रोटी के लिए सड़कों पे उतर आए, यानी ऐसी नौबत आ गई कि लोगों को भूखे मरना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए। ये पहली बार विश्व में की पहली ये घटना थी जब लोगों ने अपने राजा के खिलाफ क्रांति की। इससे पहले भी जैसे एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें कोई शस्त्र नहीं उठाए गए थे इंग्लैंड में, लेकिन ये फ्रांस की जो क्रांति है ये अपने आप में एक अलग थी। अब सोचने वाली बात है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट पब्लिक खुद राजा के खिलाफ क्रांति कर रही है, रोटी के लिए सड़कों पे आ रही है और बोल रही है कि हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। तो ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही थी, या भोजन की कमी थी, कोई अकाल थी, महामारी थी, या फिर कुछ और कारण था? यही पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन पार्ट है या मेन विषय है कि ऐसा क्यों था। तो अब उसके मर्म पे हम आगे अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। इट इज़ मेंबर ऑफ द फर्स्ट, जो टू एस्टेट के जो लोग हैं वो मोस्टली जो बर्थ ऑफ राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये समझते हैं कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, ये हमारा पैतृक अधिकार है। दिस ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेज एंड enjoyed फ्यूडल प्रिविलेज। और ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनके ऊपर कोई टैक्सेज भी नहीं लगाया गया है, जबकि ये सारे जो संपदाएं हैं, सारे जो अधिकार हैं, सामंती जो अधिकार हैं, ये इनको मिले हुए हैं। ठीक है, जो फ्यूडल प्रिविलेज है ये सब इनको मिले हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई टैक्सेज नहीं है। ये क्या करते हैं, उल्टा टैक्स लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेज टू द स्टेट विच इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स। थर्ड स्टेट के जो भी स्टेट्स हैं वो पूरे स्टेट के इंक्लूडेड जो भी टैक्सेज है, लगभग सारे टैक्स यही लोग देते हैं जिनको हम कॉमन पीपल कह रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है जैसे टेल या टेले, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जैसे कंजप्शन पर भी टैक्स लगता है, और जैसे कि नमक है या टैबाको है, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। जैसे टाइथ नाम का एक कर है, टाइथ, ये एक धार्मिक कर है, रिलीजियस कर है। ठीक है। और लिब्रे लिब्रे नाम का एक कर लगता है यहाँ। तो ये कुछ प्रकार के ऐसे कर हैं जो लोगों को यहाँ इम्पोज किए गए। अब इनमें क्या है, इनकी कंडीशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ द थर्ड एस्टेट। सम विद इन द थर्ड एस्टेट वर रिच एंड सम वर पुअर। कुछ लोग हैं जो रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज borne बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। अब देखो ये एक पिक्चर आपको अच्छे से समझा सकती है। इसमें क्लर्गी लोग और नोबल्स लोग, इनका सारा जो भार है, यानी हम ये कह सकते हैं कि टैक्स को दिखाया गया है कि जो इकोनॉमी का जो भार है वो कौन सहन कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये थर्ड स्टेट के जो कॉमन पीपल है वो इनके टैक्सेस भी ये दे रहे हैं। यानी कोई भी जो टैक्स अगर इम्पोज किया जाता है तो सारा टैक्स किसको देना पड़ रहा है? कॉमन पीपल को देना पड़ रहा है। और इन लोगों को क्या किया गया है? इन लोगों को फ्री कर दिया गया है, इन लोगों को एकदम फ्री रखा गया है। जबकि अधिकारों में अगर राइट्स की बात करें या प्रिविलेज की बात करें तो इनके पास न के बराबर है और इनके पास अधिकतम मात्रा में है। देन
द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब वहाँ हम ये देखते हैं कि लोगों को अपने जीवन के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा है। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अनाज की डिमांड बढ़ती जा रही है। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन, दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब जब दोनों के बीच में फ़र्क पैदा हुआ, गरीब और अमीर के बीच में गैप आया, अंतर आने लगा, तो वहाँ जीवन जीने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष शुरू होना क्रांति का एक पहला पहलू है। द ग्रोइंग मिडिल क्लास, ये वो टाइम है जब मिडिल क्लास का उद्भव होता है। दिस स्टेट वाज एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। यानी द मिडिल क्लास थॉट दैट द state in the society there is no exist for a group, any group, because we all are equal, and then every person right to uh, every person right to चाहे किसी भी चीज़ की माने अगर आप के हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन जीने के लिए या लिविंग के लिए या सब्सिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड बाय ए फिलोसफर सच ए लोके, इंग्लिश फिलोसफर, एंड रूसो, फ्रेंच फिलोसफर। यहाँ दो लोगों की बात कर रहे हैं, ये लोके, जॉन लोके, और ये है रूसो। इन दोनों ने ही यह इन लोगों को बताया या फिर ऐसा कहा कि ये जो आइडिया था ये इनके द्वारा रखा गया कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है और वह उस अधिकार की वजह से ही सोसाइटी में इक्वल समझा जाता है। किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। जैसे पादरी लोग हैं, अगर उनके कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी आगे जाके पादरी बनेगा, या सामंत का बेटा है तो वो भी जाके सामंत बनेगा। ये ठीक नहीं है। तो लोगों में इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया। जो लोके है वो इंग्लैंड का है और जो रूसो है वो फ्रांस का ही है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रांस। अब यहाँ ये चीज़ समझने की है कि लुई 16 ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पूरी मदद करी थी। तो वहाँ से इन विचारकों ने, थिंकर्स ने और लोगों ने उस विचार को अडॉप्ट किया एंड ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, और सरकार जो आज अमेरिका का संविधान है, उस अमेरिका के संविधान ने जो व्यक्ति को जो अधिकार दिए हैं, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रांस की पॉलिटिकल थ्योरी का। वहीं से इन्होंने इसको इम्पोज किया है। दिस आइडियाज वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। दीज वर, अब ये क्या हुआ, यहाँ जैसे ये चीज़ें अमेरिका में हुई तो यहाँ के लोगों ने क्या है, सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में आपस में इन चीज़ों पे डिस्कस करने लग गए, आपस में चर्चा होनी शुरू हो गई, न्यूज़पेपर्स में और बुक्स में इन चीज़ों की चर्चा हुई। ठीक है। और वर इवन रोड अलाउड, यानी सड़कों पर भी इस बात की काफ़ी चर्चा होने शुरू हो गई। A growing middle class envisages an end to privileges. Peasants used to participate in revolts against taxes and food scarcity. यानी आप समझ रहे होंगे, लोगों ने, जो किसान लोग थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बिकॉज एक तो खाने की वजह से उनका जो डर था जो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, और दूसरा टैक्सेस,
इतना टैक्सेस उन पे इम्पोज किया जा रहा था। Group of the third estate had become prosperous and had access to education and new ideas. अब जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, खुशहाल हो गए थे और एजुकेशन शिक्षा भी ले सकते थे और न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ भी उनमें पनप रहे थे या वो नए आइडियाज़ तक पहुंच रहे थे, नए विचारों को अडॉप्ट कर रहे थे। इन द 18th century, न्यू सोशल ग्रुप्स emerged termed द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी के बीच में फ्रांस में एक नया क्लास उभरा और उसको कहा गया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किसको समझेंगे? जो थर्ड कॉमन, जिसको थर्ड स्टेट कहते थे। थर्ड स्टेट में जो सभी लोग कॉमन थे, लेकिन उसमें भी कुछ रिच थे और कुछ पुअर थे। अब इस समय में एक नया क्लास सामने आया, वो था मिडिल क्लास, हु अर्नड their wealth through expanding overseas trade and by manufacturing in woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of society. Okay. Third estate included professions such as lawyers or administrative officials. A person of social position was dependent on their merit. अब यहाँ देखो, आपको ये समझना है थर्ड स्टेट में कौन थे। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे और जो लॉयर्स थे, थर्ड स्टेट में यहाँ तक लोग पहुँचने लग गए। और उस समय तक भी ये था फ्रांस में कि किसी पर्सन को अगर उसकी कोई सामाजिक स्थिति है तो उसके पैसे के साथ और उसकी मेरिट के साथ उसको देखा जाता। ठीक है। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by them. और जितने भी ये लोग थे, ये सभी लोग इस बात पे भरोसा करते थे कि हमारे साथ जो चीज़ें बदल रही हैं, हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, इसके हिसाब से इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो सोसाइटी में रहे और किसी ग्रुप को नहीं होना चाहिए इम्पोर्टेंट, बिकॉज सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय अर्थ बर्थ। यानी कोई भी जो राइट मिले वो राइट बर्थ के अनुसार ना मिले, बर्थ राइट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के अनुसार होना चाहिए, पॉपुलेशन के अनुसार होना चाहिए। रेदर ए पर्सन a social position must depend on his merit। और इसके बजाय क्या होता था, हमारी जो सोशल जो मेरिट है होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बर्थ राइट के हिसाब से हो, गुण है तो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। A new form of government was proposed by Rousseau based on a social contract between people and their representative. And then the Rousseau proposed a government, a idea of a government, that a government should be based on a social contract between people and their representatives. Okay. And then next, a person, Montesquieu. Montesquieu was very famous thinker and a political leader. He proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले गवर्नमेंट को इन 3 लेवल्स में किसने डिवाइड किया है, तो उसमें किसको माना जाएगा? हम उसको मानेंगे कि मोंटेस्क्यू ने ही सबसे पहले लोगों को ये बताया कि जो डिवीजन है, जो पावर है, उसको डिवीजन किया जाना है। एक जगह सेंट्रल पावर नहीं होना चाहिए, पावर को डिवाइड कर दिया जाना चाहिए और ताकि कोई निरंकुशता ना हो। और उसमें सबसे पहले किसको माना गया कि एक सिस्टम लॉन्च किया जाना चाहिए जिसमें एक तरफ एग्जीक्यूटिव हो, एक तरफ लेजिस्लेटिव हो और एक तरफ जुडिशियरी हो। लेजिस्लेटिव का मतलब व्यवस्थापिका हिंदी में कहें तो, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उनको भाई यहाँ पे क्या कानूनों को फ्रेम किया जाता है, फ्रेम ऑफ द लॉज। यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है। और यहाँ जुडिशियरी, यहाँ अगर कोई कानूनों के लागू करने में कोई मिस्टेक हो जाती है या किसी प्रकार की कोई सहायता जनता के लिए,
तो जस्टिस करने का काम जुडिशियरी का है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द यूएसए दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स, और यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया गया। लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस। अब लुइस ने क्या किया, ऐसे समय में जब उनके खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, युद्धों में बहुत हानि हो चुकी है, धन है नहीं, राजकोष खाली हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नए टैक्सेस को लागू करना शुरू किया कि अब नए टैक्स लगेंगे। अब जैसे नए टैक्स की बात आई तो क्या क्या चीज़ें घटती हैं आप ये देखिए अब यहाँ से। इन फ्रांस द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ये सबको पता था कि मोनार्की के पास, राजा के पास ये राइट नहीं है दैट हैव टू पावर टू इम्पोज टैक्स, डिड नॉट हैव टू पावर टू इम्पोज टैक्स। दे हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल। अब एस्टेट जनरल, ये जो पावर है वो एस्टेट जनरल के पास है, और एस्टेट जनरल एक बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी है, जो तीनों एस्टेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट से मिलकर बनी है। देन एस्टेट जनरल was a political body to which the three estates sent their representatives to pass proposals for new taxes। यानी अगर कोई नए प्रपोजल होंगे टैक्सेस के, उनको पास किया जाए तो उसका काम है तीनों मिलकर के करते हैं। लुइस 16 on 5 मई 1789 called an assembly to pass proposals for new taxes एंड जो राजा है लुइस 16, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे पास राइट नहीं है। तो जब लोगों ने कहा, पीपल्स ने कहा कि आपको एस्टेट जनरल की सभा बुलानी चाहिए, तो राजा ने मान लिया और 5 मई 1789 को 1789 को असेंबली बुलाई नए टैक्सेस के लिए। सीधी असेंबली बुलाई, एस्टेट जनरल के बारे में बात करी कि हाँ वो ठीक है लेकिन ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने क्या की, असेंबली बुलाई। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वर प्रेजेंट एंड थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब वहाँ क्या किया गया, जब असेंबली बुलाई गई तो वहाँ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो नोबल्स और जो क्लर्की लोग थे वो सभी वहाँ प्रेजेंट थे, बट थर्ड एस्टेट के जो खुशहाल और जो समृद्ध लोग थे, शिक्षित लोग थे, केवल वही वहाँ आ पाए। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एवरी पर्सन, एवरी एस्टेट हैड 1 वोट। अब क्या प्रॉब्लम क्या थी वहाँ की, हर एस्टेट के पास 1 वोट था। अब ये सोचने की बात है कि जहाँ 60% 70% पॉपुलेशन, ये लगभग इतना मान के चलो कि 80-90% जो पॉपुलेशन है वो थर्ड एस्टेट की है, और ओनली 10% लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में हैं, तो उनका इक्वल वोट कैसे हो सकता है। यानी 1 वोट फर्स्ट एस्टेट, सेकंड वोट उनका क्लर्की का, थर्ड एस्टेट का। तो मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट जो नोबल्स हैं और जो क्लर्की है वो दोनों अपना 2 वोट, क्योंकि उनके पास तो टैक्स है नहीं ना, वो तो टैक्स दे नहीं रहे हैं, टैक्स कौन देगा, थर्ड एस्टेट, तो उनको प्रॉब्लम है नहीं, उनके अधिकार कम नहीं होने वाले। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से यस बोल दी। जैसे उन्होंने यस बोली तो बहुमत के आधार पर वहाँ क्लर्की के और नोबल्स के 2 वोट हो चुके हैं। अब यहाँ अकेला वोट किसका रह गया, तो अपने आप ही वो टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है फिर। बट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द थर्ड एस्टेट डिमांडेड ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। और देखो ये ठीक भी था, इन्होंने ये किया कि हम ये डिमांड करते हैं दैट ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। द डिमांड वाज रिजेक्टेड, सो मेंबर्स और द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट द प्रोटेस्ट। अब जब इनकी डिमांड को नहीं माना गया तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया और वहाँ से चले गए। दे स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने ये वचन लिया, शपथ ली कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम एक संविधान का निर्माण न कर ले फ्रांस का, जो कि मोनार्की के पावर्स पर लिमिट लगा सके। ये तो बहुत गलत हो रहा है कि ये अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये
स्वोर किया कि नॉट टू डिस्पर्स टिल ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, जब तक हम संविधान का प्रस्ताव न बना ले या एक प्रारूप न बना दे, ताकि राजा के जो पावर्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट प्राइस है, जो रोटी खाते हैं लोग उनकी प्राइस बहुत बढ़ने लगती है। एंड पीपल हैड टू स्पेंड आवर्स इन लॉन्ग क्वीज, और लाइनों में लग करके और रोटियां लेते हैं, घंटों तक लाइन में लगते हैं, तब जाके उनको ब्रेड मिलती है। रूमर्स स्प्रेड दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हायर्ड बैंड्स ऑफ द ब्रिजेंट्स टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, और ये एक अफवाह भी फैल गई कि जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया है, लठेतों को या फिर ऐसे लठबाजों को बुला लिया है जो जो फसलें हैं उनकी फसलों को, खड़ी फसलों को बर्बाद करेंगे। इस स्लाइड पे हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार लोगों में रूमर्स फैल रहे थे कि कैसे जो जागीर के मालिक हैं वो लठैतों को इकट्ठा करके और उनकी फसलों को बर्बाद करना चाहते हैं। लोगों ने डर की वजह से अपना जो सारा ग्रेन है आसपास उनको लूट लिया है, और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उनको लूट लिया है, और जो नोबल्स लोग हैं उनके किलों को, उनके घरों को उनको लूट लिया गया है। तो नोबल्स लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। Louis XVI accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। और लुइस ओल्वे ने भी ये मान लिया कि अब वो निरंकुश नहीं होगा, उसके ऊपर अंकुश होगा, तो संविधान का अंकुश होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes on 4 August 1789. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated। यानी कि जो लुइस ओल्वा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लुइस ओल्वे ने क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी उस नेशनल असेंबली को यहाँ 4 अगस्त को उसके कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का आदेश दे दिया, और पादरी लोगों के पास जो विशेष अधिकार था उसको छोड़ने के लिए भी उसने विवश कर दिया। और जो टाइथ कर जो धार्मिक कर था, देखो एक तो टाइथ कर की बात करी, एक टेले की बात करी। टेले कर जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, बट टाइथ कर वाज ए रिलीजियस टैक्स एंड लिब्रे द करेंसी ऑफ द फ्रांस। इन तीनों के बारे में हमने बात की है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लगभग इतना मानते थे कि 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई ऐसा करने से। लगभग 20 अरब यानी 2 बिलियन लिब्रे एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रेज। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। The National Assembly completed the draft on the Constitution in 1791. Okay, its main object was to limit the powers of the monarch. ये इसका main object था। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। यानी ये बहुत अच्छी बात हो गई फ्रांस में कि अब फ्रांस में नेशनल असेंबली की वजह से न केवल एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति केंद्रित होने की बजाय इन्होंने विभिन्न संस्थाओं में शक्ति को विभाजित कर दिया, या कह सकते हैं कि हस्तांतरित कर दिया। और इसी प्रकार दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये जो मोनार्की बनी ये फ्रांस के लिए एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण कर गई। ठीक है। और यह बुक में भी देख सकते हैं, एक डायग्राम दिखाया गया है बुक में कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट इसी में हम बात करना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज
citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen. कुछ समझ में आई होगी इस बात शायद। फ्रांस में क्या किया गया, ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक माना गया जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा हो। दूसरी बात, जिन्हें मतलब मत देने का अधिकार किनको दिया गया, जो खुद भी टैक्स देते हों। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है फ्रांस के बारे में कि सबसे पहले ठीक है आपने राजनीतिक संविधान लागू किया है, लेकिन उन लोगों को ही आपने सक्रिय नागरिक माना है जो लगभग 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, यानी उनका जो वेजेज है वो 3 दिन का होता हो। और शेष जो पुरुष हैं उनको उन्होंने क्या किया, नागरिक मानने से इनकार ही कर दिया। देखो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसके नाम से, द राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन के नाम से इसको स्वीकार किया गया या इसका डिक्लेरेशन किया गया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो ये थी कि राइट्स का मतलब क्या था, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स। यानी प्राकृतिक न्याय हम इसको कह सकते हैं कि अगर पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा हुई है तो उसमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, और इसी को क्या कहा गया, तो नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय या फिर अहरणीय, या हम कह सकते हैं कि जो जिसको कोई हरण ना कर सके, है ना, उस अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया। और ये भी हम कह सकते हैं इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और ये ड्यूटी किसकी मानी गई, ये ड्यूटी मानी गई स्टेट की। अब देखो क्या राइट ऑफ मैन और सिटीजन क्या थे, मैं कुछ आपको बोल के बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के और समझ में भी आएगा। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। आदमी जो पैदा होता है और जो अपने आप में जो आज़ाद है और अपने अधिकार से आज़ाद है और समान है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट ऑफ मैन। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है उन पे जो अधिकार है वो प्राकृतिक है और वो हर एक व्यक्ति के लिए अहरणीय है। अब वो कौन कौन से हैं, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। तो इस प्रकार के जब कानून लागू किए गए तो फ्रांस में कुछ लोगों में इस चीज़ के लिए अच्छी बात हुई, लेकिन कुछ लोग रिवोल्यूशनर थे जैसे जेन पॉल मरा, मिराबियू, दाते, ये ऐसे लोग भी थे जो कुछ चीज़ों को लेकर विरोध कर रहे थे। अब इसी बीच में दाते, मिराबियू और ऐसे ही कुछ लोग आते हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं और फिर बाद में इस मोनार्की को भी ख़त्म कर दिया जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। अब कैसे फ्रांस रिपब्लिक बनता है इसको देखते हैं। फ्रांस abolishes monarchy and become a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। यानी ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस बात को समझने का कि अगर फ्रांस रिपब्लिक बनता है और आसपास में अगर मोनार्की है, भाई फ्रांस की जो स्थिति है आगे आने वाले समय में स्ट्रेसफुल क्यों बन जाती है, क्योंकि प्रसा के राजा, उसकी भी गुप्त बात उससे चल रही है, यानी उसकी मंत्रणा हो रही है, और पड़ोसी देश के जो शासक है वो भी इस बात से चिंतित है कि भाई जो गर्मियां जो ख़त्म हो रही हैं उसके बाद में
हम क्या करेंगे, इस पे क्या काम करेंगे, ऐसा करके उन्होंने एक योजना बना ली। और लगभग उस पे अमल होता उससे पहले ही क्या हुआ, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव नेशनल असेंबली ने पास कर दिया। ये चीज देखो, इन अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली वोटेड फॉर ए वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। वहां तो फ्रांस ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया से समझौता किया है, वार्ता की है, और यह क्या हुआ है यहाँ पहले ही। अब आपको ये ध्यान होगा, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी एंटोइनेट, जो लुई सोलवे की पत्नी थी, तो उसका तो वहां से था ही। दूसरी बात, प्रशा से उसकी बात चल रही थी, तो उनसे ये था कि भाई गर्मियाँ जैसे ही ख़त्म होगी, गर्मियों के बाद में हम क्या करेंगे, इस पे कंट्रोल करेंगे फ्रांस के लोगों पे, ये बहुत परेशान कर रहे हैं राजा को। और ऑस्ट्रिया का राज्य भी उनके साथ में था। लेकिन जब नेशनल असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि तुम तो आपस में ये कर रहे हो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ी हुई इन 1792, जो डिक्लेयर किया युद्ध प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। हजारों लोगों की संख्या में लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया। मर्सलीज बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। मर्सलीज को फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया। वाइल मैन वर अवे फाइटिंग एट द वॉर, वुमन वुमेन टुक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। जब लोग बाहर युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो महिलाएं अपने घर में अपने परिवारों को देख रही थी या उनको संभाल रही थी। द रेवोल्यूशनरी वाज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, and large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution of 1791 gave political rights only only to the richer section of society। बहुत से लोग ऐसे थे फ्रांस में जो ये चाह रहे थे कि भले युद्ध चल रहा हो, लेकिन क्रांति खत्म नहीं होनी चाहिए, क्रांति चलनी ही चाहिए, क्योंकि जो राइट मिले हैं संविधान के, वो गरीब लोगों के लिए नहीं है, वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो अमीर लोगों को ही मिले हैं, तो हमारे लिए इसका कोई फायदा ही नहीं है। अब जो लोगों की भाई, उनको मानना था कि भाई क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, तो इनमें से एक सबसे जो सफल जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब का नाम जो रखा गया था वो पेरिस के एक कहते हैं कि कोई भूतपूर्व जो एक सक्सेसफुल पर्सन था, उसके नाम पर इसका नाम जैकोबिन रखा गया था। और ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, यानी वहाँ के कॉन्वेंट थे सेंट जैकब, उनके नाम पर ये रखा गया था। और ये एक राजनीतिक समूह का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। Members of the Jacobin was included small shopkeeper, artisan, shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servants and daily wage workers। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। जैकोबिन मेंबर्स स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स। अब वो क्या करते थे, कुलोथ पहना करते थे या ब्रिचेस पहना करते थे। इनका जो मेन हेड था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। द लीडर वाज द जैकोबिन क्लब ऑफ द लीडर वाज द जैकोबिन क्लब ऑफ लीडर वाज द जैकोबिन क्लब द मैक्समिलियन रोबेस्पियर। और जो ये लंबी पतलून पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था, ऐसा केवल इस वजह से किया था कि भाई ये खुद को और लोगों से, कुलीनों से अलग करने का एक तरीका था। आप कहेंगे कि यहाँ पे इस पतलून का या ट्राउजर का क्या मीनिंग होगा, बिकॉज दीज जैकोबिन्स वर कॉल्ड द सेंस क्लूतेज, या इसको कुलात भी कहा जाता है हिंदी में। सेंस कुलोट्स लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचेज, यानी बिना घुटनों वाले भी और घुटनों तक पहनने वाले भी। ये इस तरह के अपने आप को, कुलीनों की जो सत्ता है उनको समाप्त करने का एक प्रतीक था ये, कि हम देखो हम उन लोगों से अलग हैं। और कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, या आपको ये समझना चाहिए। जब हम बात करें ना कॉन्वेंट की, तो जो
एक इमारत होती है जिसमें वो डेडिकेट होती है रिलीजियस लाइफ के लिए, तो उसको कॉन्वेंट कहा जाता है, और वहाँ के जो हेड होते हैं उसको सेंट बोला जाता है। नेक्स्ट हम इसी में बात करें, ऑन अगस्त 10, 1792, जैकोबिन स्टॉम्ड द पैलेस ऑफ द टुलेरीज एंड हेल्ड द किंग होस्टेज फॉर सेवरल हाउस। अब क्या हुआ, ये उसी समय की बात है कि जैकोबिन क्लब ने क्या किया, जो राजा था, द पैलेस ऑफ द टुलरीज, ये उस समय की बात कर रहे हैं हम, 10 अगस्त की सुबह की बात है ये। 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने क्या किया, टुलेरिये के महल पर हमला बोल दिया, राजा के रक्षकों को भी मार दिया, यानी उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उनको भी मार दिया, और राजा को बंदी बनाए रखा कई घंटों तक। और असेंबली ने इलेक्शन वर हेल्ड एंड ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स। इसमें क्या हुआ था, जैसे ये घटना हुई थी राजा के साथ में, ये घटना जो हुई राजा के साथ में, उसमें असेंबली ने ये भी प्रस्ताव पास किया था कि राजा को प्रिजन में डाल दिया जाए, यानी जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये अभी भी निरंकुश बना हुआ है। इलेक्शन वर हेल्ड एंड ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स एंड अबोव गोट द राइट टू वोट। उसी समय ये एक नए चुनाव करवाए गए, और 21 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग थे, सभी पुरुष और सभी महिलाएं, सॉरी सभी पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, यहाँ सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको वोट देने का राइट मिलेगा। मोनार्की वाज 1 सितंबर 1792। मोनार्की को 21 सितंबर 1792 को ख़त्म कर दिया गया। जो राजशाही थी, ध्यान रखिए, अब तक राजशाही चल रही थी, एक तरफ क्रांति हो रही थी, एक तरफ रेवोल्यूशन चल रहा था, एक तरफ वॉर चल रहा था, और दूसरी तरफ जैकोबिन ने एक तरफ तो ये कहा कि भाई रेवोल्यूशन बंद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ राजा युद्ध युद्ध की तरफ से और जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज है, उन्होंने फ्रांस पे धावा बोल दिया है, हमला बोल दिया है। इधर से नेशनल असेंबली ने भी बराबरी की टक्कर लेना शुरू कर दिया है। तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई यहाँ पे कि भाई ये या तो मोनार्की रहे या रिपब्लिक बने। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, इसकी मोनार्की को समाप्त कर दिया और अपने आप को एक रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792 को अपने आप को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया, गणतंत्र घोषित कर दिया। लुई सिक्सटीन was sentenced to death by a court on the charge of treason। और लुई 16 को क्या किया गया, फांसी की सजा के लिए प्रावधान किया गया और उसको मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी को ही एक समझौता होता है, ये आगे पढ़ते हैं हम। 21 जनवरी 1793 को कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। किसको, राजा को। 21 जनवरी 1793 को राजा को, लुई 16वें को फांसी दे दी गई। ठीक है, यहाँ से राजशाही खत्म है और इस समय हम ये मान सकते हैं कि ये राजतंत्र खत्म हो चुका है और लोकतंत्र आ चुका है। लेकिन अब यहाँ एक नई चीज सामने आती है और वो चीज है द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। आतंक के राज्य से क्या मतलब है, आप यहाँ समझें। इन 1793 to 94 is referred to as the reign of terror। Robespierre followed a policy of severe control and punishment। जिस मैक्सिमिलियन रॉबespierre की हम बात कर रहे हैं, उसने एक कंट्रोल और पनिशमेंट करने की एक पॉलिसी बनाई। All those whom he saw being enemies of the republic, जो भी रिपब्लिक का शत्रु माना जाएगा या दिखाई देगा, चाहे वो एक्स नोबेल्स एंड क्लर्की हो,
members of other political parties हो, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested and imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. क्या होगा अगर कोई भी ऐसा आदमी जो क्रांति का विरोधी हो, जो क्रांति चल रही है फ्रांस में रिपब्लिक के लिए, चाहे वो नोबल हो, करगी हो, चाहे वो दूसरी किसी पार्टी का हो, या हो सकता है उसी की पार्टी का कोई मेंबर हो, उसको भी उसने क्या किया कि जो इन पार्टी के मेथड्स के साथ नहीं होगा गिरफ्तार कर दिया जाएगा, इम्प्रिजन्ड जेल में भर दिया जाएगा और उसके ऊपर क्रांतिकारी एक जो ट्रिब्यूनल है उस पर केस चलेगा। अगर कोर्ट उसको गिल्टी महसूस करती है देन उसको गिलोटिन पे चढ़ाया जाएगा। और गिलोटिन क्या होता है, यहाँ देखिए ये एक प्रकार की मशीन है, यहाँ एक ब्लेड लगी हुई है, ये इसमें यहाँ पे गर्दन फंसाई जाती है, यहाँ उसको लिटाया जाता है और ब्लेड से उसका सर काटा जाता है, सीधा सर काट दिया जाता है। तो ये गिलोटिन नाम का एक उपकरण है, ठीक है। द गिलोटिन इज ए डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. सबसे पहले इसको डॉक्टर गिलोटिन ने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए उसको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉज वर इश्यूड टू place a maximum ceiling on wages and prices. Meat and breads were rationed. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. अब सभी चीज़ों की जो मैक्सिमम सेलिंग है उसके लिए कुछ कानूनों को बनाया गया और जो किसान लोग हैं उनको उन पर दबाव डाला गया कि भाई आप उन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करें मार्केट में और वहाँ जो गवर्नमेंट उन प्राइस पे फिक्स करती है उस रेट पे। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेगेलिट, या इसको हम फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं ये डेपेंड डेगलविट, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्वालिटी ब्रेड। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। इक्वालिटी was also sought to be practiced through forms of speech and address. जो रोबेस्पियर ने कानून बनाया या गणतंत्र की सरकार ने जो कानून बनाया, हर चीज़ की मजदूरी फिक्स कर दी गई, कीमतें फिक्स कर दी गई, जो मास्ट होता था जिसको गोश्त कहा जाता था और जो पाव रोटी होती थी उसकी राशनिंग फिक्स कर दी गई। किसानों को एक तय कीमत पर अपना सामान शहरों में बेचने के लिए ले जाने के लिए बाध्य किया गया। और जो सफ़ेद आटे का इस्तेमाल किया जाता था पहला, जो कभी बहुत महंगा होता था, उसको बंद करके और साबुत गेहूं से बनी, यानी जो साबुत गेहूं होता था उससे बनी और लगभग इक्वलिटी के हिसाब से मानी जाने वाली ऐसी ब्रेड होती थी वह जो लगभग सब लोग यूज करते थे, उसको खाना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ तक कि बोलचाल और संबोधन में भी सबको बराबरी से रहने के लिए कहा गया कि आप सबको मॉन्शूर कहेंगे या मदाम कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको जैसे शेटोयन कहेंगे या सिटोयन कहेंगे। ये एक इक्वलिटी का दर्जा दिया गया कि अगर पुरुष होगा तो आप सबको बराबरी से कहेंगे, महिला होगी तो आपको सभी, जैसे सिटोयन है उसका मतलब नागरिक मतलब समझा गया और महिला है तो उसको सिटोयन कहा गया। तो ये एक बराबरी का कानून वहाँ लागू कर दिया गया, ठीक है। इन जुलाई 1794 he was convicted by a court, arrested and the next day sent to the guillotine. अब क्या हुआ, उसने अपनी मन मर्जी से इन चीज़ों को लागू करना शुरू किया और बहुत सख्ती से लागू किया ताकि लोग त्राही त्राही करने लग गए। पहले तो इसको ट्रिब्यूनल में भेजा गया था, बाद में तो ये हुआ कि लोगों को बिना ट्रिब्यूनल में ही रोबेस्पियर को पता चला कि ये मेरा विरोधी है तो उठाकर के उसको गिलोटिन पे लगा दिया या चढ़ा दिया और मार दिया। तो लोगों जब त्राही त्राही करने लगे तो लोगों ने क्या किया, न्यायालय में